गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी। एक जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो जेजेएम पे हम चर्चा करेंगे और एक हम जेजेएच पे चर्चा करेंगे। अब आपको लग रहा है जेजेएम और जेजेएच क्या है। ये मुख्य रूप से आज के जो टॉपिक है बीपीएससी इंटरव्यू को देखते हुए इसको तैयार किया जा रहा है। जेजेएम का मतलब होता है जल जीवन मिशन, जो हमारा केंद्र सरकार की एक योजना है। और जेजेएच का मतलब होता है जल जीवन हरियाली, जो हमारे बिहार सरकार का एक मिशन है। ठीक है, तो ये दोनों जो स्कीम्स है, ये दोनों स्कीम्स पे आज हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए, खासतौर पर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस आधार पर यदि हम चर्चा करता हूँ तो इसको हम सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि जल जीवन जो हमारा मिशन है। ठीक है, तो इससे पहले हम जल जीवन हरियाली जो हमारा बीपीएससी के लिए, बिहार सरकार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो जो हमारा जेजेएच है, जल जीवन हरियाली, इस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा जल जीवन हरियाली जो है, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी बिहार में, ठीक है, तो इसको आप लॉन्चिंग देख सकते हैं कि 2019 में हुआ था। सबसे पहले आप ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, यानी इसको 2019 में इसको सबसे पहले बिहार सरकार ने इसको लॉन्च किया था, जल जीवन हरियाली। अब जल जीवन हरियाली में सरकार की जो योजना है वह योजना है कि हम इसको 2022 तक, ध्यान दीजिएगा, 2022 तक बिहार सरकार ने कहा कि हम इस पे 24,524 करोड़ रुपया का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 24,524 करोड़ रुपया का बिहार सरकार ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट होगी इसके जरिए आप कर सकते हैं जो भी किसान इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो उनको खास तौर पे हम कह सकते हैं कि किसानों की जो सिंचाई की प्रक्रिया होती है, यानी जो हम कह सकते हैं इरिगेशन जो होता है, ठीक है, वो किसानों को इरिगेशन के लिए एक सब्सिडी दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, और सब्सिडी के रूप में जो होगा बिहार सरकार मुख्य रूप से 75,500 रुपया की एक सब्सिडी भी देगा। यानी वैसे किसान जो इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व होंगे उनको 75,500 रुपया बिहार सरकार जो होगी वो एक सब्सिडी के रूप में उन्हें उपलब्ध कराएगी। सबसे पहले ये चीजों को ध्यान दें। अब जल जीवन हरियाली जो होती है, जल जीवन हरियाली की यदि हमें बात करें फंड की, तो बिहार सरकार ने कहा कि मैं इसको 2022 तक, ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने जस्ट चर्चा किया कि इसमें बिहार सरकार ने कहा कि हम 2022 तक 24,524 रुपया का करोड़ का हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2019 से 2020 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो 2019 से 20 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें मुख्य रूप से 5,870 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने इन्वेस्टमेंट दे दी है, यानी अप्रूवल दे दिया है। 2019-20 में 5870 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जबकि आप देखिएगा तो 2020-21 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो सरकार की अनुमानित है वह है 9874 करोड़ रुपया। लेकिन यदि आप 2021 से लेकर के 2022 के डेटा को आप देखते हैं तो इसमें अंततः सरकार ने कहा कि हम 8780, ध्यान दीजिएगा, 8780 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी ओवरऑल आप इसको जोड़िएगा तो यह मुख्य रूप से चला जाएगा 24,524 करोड़ रुपया। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा, यानी ओवरऑल की बात करें तो 3 साल में जो बिहार सरकार पूरा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो खर्च करने वाली है वह 24,524 है, जो 3 किस्त में उपलब्ध कराया जाएगा। 3 किस्त, ध्यान दीजिएगा, 3 किस्त, पहला है 5870 करोड़, दूसरा है 9874 करोड़, और फिर तीसरा है 8780 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। ये चीजों को हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा यदि हम इसको ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव मतलब यदि हम जल जीवन हरियाली की यदि हम उद्देश्य की बात करें, तो इसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वह है कि जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम से किसानों को सबसे पहले जो इनकम है, इस इनकम को इंक्रीज करना यानी बढ़ाना। दूसरी बात करें तो इस योजना जो है, इस स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत आप कह सकते हैं कि पूरा जो हरियाली पैदा करना, ठीक है, हरियाली पैदा करना, जिससे कि हम कह सकते हैं जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, ठीक है, इस नेचर को एक बैलेंस में ले आना। बैलेंस मतलब उसको संतुलित अवस्था में ले आना, ठीक है। तो ये सरकार की इस प्रपोजल है, यानी इसमें एक ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो हमारा इरिगेशन है, यानी जिसको सिंचाई कहते हैं, तो सिंचाई के लिए जो हमारा जल का जो स्रोत होता है, यानी वाटर जो सोर्सेज होते हैं, उसको मुख्य रूप से प्रिपेयर करना यानी तैयार करना, इस सरकार का इसमें ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा जो राज्य में हमारा बिजली की जो अधिक से अधिक खपत होती है, ध्यान दीजिएगा, तो जो हम ज्यादा से ज्यादा बिजली की जो कंजप्शन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बिजली की कंजप्शन न करें, इस पे भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव लाया जाता है। अब बात होती है कि इससे कुछ महत्वपूर्ण, इससे आप बात को भी जाने, ठीक है, तो इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि जो हम हमारी जो फील्ड है, यानी जो एग्रीकल्चरल जो हमारा फील्ड है, खेत है, ठीक है, तो खेतों के आसपास सबसे पहले जो सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होता है, उसके लिए मैनेजमेंट एक सही में कहना या कह सकते हैं मैनेजमेंट को तैयार करना, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं पेड़ों को लगा करके जो पर्यावरण जो हमारा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है यानी बचाना है।
फिर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इरिगेशन है, तो इरिगेशन के लिए ऐसे व्यवस्था करना, यानी ऐसे फैसिलिटी उपलब्ध कराना जिससे कि किसानों की जो फसल सूख जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो सूखने से या कह सकते हैं उनकी फसल जो मर जाती है, मरने से इसको बचाना भी सरकार के इसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य आता है। फिर हमने बताया अब कि बिजली की खपत को रोकना। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं जल जीवन हरियाली जो है ये बहुत सारी अपने कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, बहुत सारे एजेंडा के साथ इसको अप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसके आधार पर कुछ और आपको मैं यदि एजिबिलिटी की बात करें तो सरकार जो है इसमें कुछ क्राइटेरिया भी दी है, ठीक है। तो एजिबिलिटी की यदि बात करें तो एजिबिलिटी के लिए सरकार कुछ प्रक्रिया दी है। प्रक्रिया में क्या है कि किसान को केवल 1 एकड़ यदि कृषि है या 1 एकड़ की भूमि यदि है तो उसके लिए वो सिंचाई करने के लिए सब्सिडी उसको दिया जाएगा। दूसरा इसके जो महत्वपूर्ण बातों को देखिए वह को किसानों को मुख्य रूप से 2 श्रेणी यानी 2 भागों में आप कह सकते हैं इसमें बांटा गया है, ठीक है। पहला तो एक पार्टिकुलर फॉर्म में काम कर सकते हैं यानी व्यक्तिगत रूप से काम कर सकते हैं, और दूसरा जो होगा वो एक ग्रुप में भी इस तरह की योजना का लाभ उठा सकते हैं। और कह सकते हैं कि यदि वो व्यक्तिगत यानी पार्टिकुलर यदि वो कैटेगरीज में आते हैं तो वह किसान को शामिल की जाएगी, वैसे किसान इसमें इंक्लूड किए जाएंगे जो 1 एकड़ भूमि पर अपना इरिगेशन जो होती है, सिंचाई जो होती है, सिंचाई करना वो चाहते हैं। लेकिन यदि हम ग्रुप की बात करें, यदि हम श्रेणी के आधार पर बात करें, ठीक है, तो सामूहिक रूप से देखेंगे कि वैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा जिसको आप कह सकते हैं कि जिनके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है, ध्यान दीजिएगा, जिनके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा कर सकते हैं कि इसमें किसानों को जो है सामूहिक रूप से उनको एक प्रतिवेदन या कह सकते हैं एप्लीकेशन भी देना होगा। जो किसान इस योजना का लाभ उठाएंगे और लाभ उठाना चाहते हैं उनको 5 एकड़ से अधिक रकबा जो होती है, रकबा में एक साथ लेना चाहते हैं तो इस तरह के कार्यों को करेंगे। और इसके लिए उनको जो भी कॉस्ट होगा इस कॉस्ट की पूरी हम कह सकते हैं सब्सिडी के रूप में इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। अब हम बात करें कि यदि हम इसमें प्लांटेशन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम ट्रीज की बात करते हैं, तो इसमें जो पौधा लगाया जाता है इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। तो यदि हम प्लांट की बात करें तो अब हम सभी को पता होनी चाहिए, यदि हम साइंस की बात करें तो आपको पता होनी चाहिए कि यदि हम 1 ईयर की बात करें तो 1 साल में, जानते हैं हमारे यहाँ जो एक पौधा होती है तो 1 साल में एक जो प्लांट होता है नॉर्मली जो होता है वो 20 kg, ध्यान दीजिएगा, 20 kg जो होता है हमारा डस्ट जो होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व मतलब वो सोखता है 20 किलो, ध्यान दीजिएगा 20 kg जो डस्ट होता है एक पौधा 1 साल में डस्ट को सोखता है। उसके अलावा देखिएगा तो फिर क्या होती है कि लगभग 1 साल में एक जो प्लांट होती है कोई भी पौधा वो 700 किलोग्राम हमें ऑक्सीजन देता है 1 साल में। सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ऑक्सीजन ये छोड़ता है 700 ग्राम एक पौधा। उसके अलावा सोच सकते हैं कि 20,000, ध्यान दीजिएगा 20,000 kg जो होता है, किलोग्राम जो होता है, यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक पौधा इसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब सोखता है 1 साल में। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो प्लांट लगाने से हमें बहुत सारी फायदा है, केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आती है। उसके अलावा देखिएगा तो जो हमारे पास एक नॉर्मल स्थान होती है, ठीक है, तो आप नॉर्मल यदि स्थान लेते हैं, एक जनरल स्थान लीजिए, तो एक जनरल स्थान जो होती है, जनरल स्थान के जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो आप जनरल स्थान के टेम्परेचर को ले लीजिएगा, ठीक है। और एक जो हमारा मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो जहां पर मान लीजिए प्लांट है, पौधा पेड़ पौधे हैं, तो वहां की यदि आप लीजिएगा तो जनरल की अपेक्षा जहां पर बागीचा या जहां पर पेड़ पौधे हैं वहां पर जो हमारा टेम्परेचर होगा -4 डिग्री पहुंच जाता है, मतलब 4 डिग्री वहां की जो सेंटीग्रेड होती है वह लगभग और नॉर्मल जगह से वहां का टेम्परेचर कम रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी फायदा होती है। उसके अलावा जहां पर आप रह रहे हैं तो जो आपकी पूरे फैमिली मान लिया जाए तो इस फैमिली के जहां पर आपका मान लिया रेसिडेंट है, आवास है, तो वहां पर नॉर्मली यदि आप 10 भी पौधा प्लांट लगाते हैं तो 10 प्लांट जो होती है, 10 प्लांट से हम कह सकते हैं लगाने से क्या होता है कि लगभग वहाँ जो कह सकते हैं जो जनसंख्या है वहां पर जो लोग हैं उनकी लगभग जो एज होता है, ध्यान दीजिएगा, जो उनकी एज होता है, एज में लगभग 7 इयर्स जो होती है प्लस हो जाता है, यानी 7 साल उनकी आयु जो होती है बढ़ जाती है। तो ओवरऑल हम यदि देखें तो प्लांट से हमें खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जल जीवन हरियाली के यदि एक सही मायने में हम देखें, यदि इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए या इस पर यदि अच्छे से काम किया जाए तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके अलावा यदि देखिएगा तो अभी हमने इसके डेटा तक बता दिया कि 24,524 करोड़ रुपए हमारा 3 साल में खर्च होगी। इसके अलावा देखिएगा तो पिछले 2 साल में हम यदि देखें, ठीक है, तो मनरेगा जो है पिछले 2 सालों में ये अभियान चला के लगभग 1 करोड़ प्लांट लगाए हैं, मनरेगा की बात करें तो मनरेगा जो है पिछले 2 साल में लगभग
करोड़ प्लांट जो है भारत में ये लगा चुकी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि यदि पर्यावरण, वन और जलवायु जो हमारा परिवर्तन जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इसके साथ मिल करके 2019 से 20 के यदि हम डेटा फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 1,25,00,000 पौधे लगाए गए हैं। 1,25,00,000 लगभग पौधे लगाए गए हैं। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यदि हम करें जल जीवन हरियाली, तो इसका मतलब होता है जैसे आहर होता है ना, अहरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या उसके अलावा आप कह सकते जैसे अहरा होता है, पोखरा होता है, या छोटी नदी होती है, या कह सकते हैं जो पुराने कुएं हैं, ठीक है, ये सारे को एक सस्टेनेबल वे में या कह सकते हैं रीजेनरेट करने की इसमें कोशिश की है, जिसमें हम कह सकते हैं चापाकल हुआ, कुआं हुआ, सरकारी जो भवन हुआ, तो ये सारे जगहों पे कह सकते हैं जो जल का जो स्टोरेज होता है, ठीक है, तो स्टोरेज के लिए हम कह सकते हैं रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पर मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं छोटी जो नदी होते हैं, नाला होते हैं, या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि चेक डैम का निर्माण किया जाएगा, और चेक डैम का निर्माण करके हम इसे बचा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे हमारा जो कह सकते हैं जो हमारे पास एनर्जी है, तो एनर्जी के हम कह सकते हैं कि यह एक अल्टरनेटिव भी स्रोत हो सकता है, जिसको आप वैकल्पिक स्रोत भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास सोलर जो एनर्जी होती है, ठीक है, सीएनजी होती है, तो आदि के जो हम इसको मुख्य रूप से कर सकते हैं, इनकरेज भी कर सकते हैं, प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस पे बात है कि पर्यावरण जो होती है, हमारा इन्वायरमेंट जो होती है, तो इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को प्रदूषित होने से बचाने हेतु, या कह सकते हो प्रदूषित से कम करने हेतु, जो खेतों में जो कहते हैं ना, जो पराली होता है, जो किसान खेत में जला देते हैं, ठीक है, तो उनको जलाने से रोकने के लिए किसानों में एक कह सकते हैं बहुत बड़ा अवेयरनेस भी चलाया जा रहा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई किसान पराली जलाते हैं, ठीक है, तो जलाने को कह सकते हैं पराली के जो मैनेजमेंट होती है खासतौर पर एग्रीकल्चर में यानी कृषि में, ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि 75 से 80% तक अनुमान का प्रावधान इसमें मुख्य रूप से किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये हमारा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने इसको देखा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यदि हम बात करते हैं जल जीवन मिशन, ठीक है, तो अब जल जीवन मिशन की बात जल्दी करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम देख लें तो आई थिंक ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा आपको समय लेता हूं, ठीक है, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं यदि हम बात करूं, ठीक है, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ओवरऑल यदि हम चर्चा करें तो ओवरऑल चर्चा में हम देख सकते हैं कि यदि हम जल जीवन मिशन की चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम जल जीवन मिशन की चर्चा करें तो जल जीवन मिशन जो है हमारा मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की हमारा चीज होती है, ये चीजों को हमें ध्यान देना होगा। और ऐसे फॉर्म में यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जल जीवन मिशन जो शुरू की गई थी, तो इसको आप यदि डेटा की हम बात करें तो डेटा के आधार पर आप इसको देख सकते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी यदि हम 2019 के अगस्त की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खास तौर पे ये जो हमारा प्रोजेक्ट था मुख्य रूप से या कह सकते जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव्स थी, इस इनिशिएटिव को जल जीवन मिशन के रूप में उन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया अगस्त 2019 में। अब देखिएगा ये इसका लक्ष्य क्या, तो इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो है कि हमारा जो फंक्शनल जो हमारा हाउस होल्ड टैप कनेक्शन यानी नल का जल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो नल का जल जो था पूरा का पूरा मतलब कह सकते हैं 2024 तक हम कह सकते हैं कि भारत के जितने भी रूरल एरियाज हैं वे सारे रूरल एरियाज के हर घर तक आप कह सकते हैं कि लगभग टैप कनेक्शंस को पहुंचाने का ये सरकार की एक योजना थी, ठीक है। और ये हमारा जो डेडलाइन था, ये डेडलाइन मुख्य रूप से देखिएगा तो 2024 सरकार ने डेडलाइन दिया है। और इसका मुख्य रूप से कार्य है कि जो हम पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग जो हमारे यहाँ जिसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, तो पोर्टेबल वाटर लेवल जो है या पोर्टेबल वाटर का जो सर्विसेज है इसको इसके अंतर्गत यानी जेजेएम के अंतर्गत सरकार ने कहा कि हम इसे आपको इस फैसिलिटी को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। और इसमें एक देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि सरकार ने इसके अंतर्गत कुछ और चीजों को लाया, वो था कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन लगभग 55 लीटर उनको पानी उपलब्ध कराई जाएगी, उसी को हम बोलते हैं पर कैप्टा पर डे, यानी एक दिन में उनको 55 लीटर पानी उपलब्ध सरकार कराएगी, ठीक है। कहाँ कराएगी, तो प्रत्येक जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो सारे वहां पर जो पहुंचाई जाएगी, इस तरह की जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी उस फैसिलिटी को नाम है FHTC। FHTC का मतलब होता है फंक्शनल हाउस होल्ड
टैप कनेक्शन जो 2024 तक हमारा गाइडलाइन है, 24 तक हम कर सकते हैं, इसके लिए डेडलाइन भारत सरकार ने तय किया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि अभी इसके वर्तमान यदि और सिनेरियो को भी हम चर्चा करेंगे। अब इसके अलावे देख सकते हैं कि इसकी जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है कि जो हमारा लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्रिएट करेंगे पहला, है ना, जिससे कि जो हमारा रेन वाटर है हार्वेस्टिंग, ठीक है, या ग्राउंड वाटर जो हमारा रिचार्ज है और मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जो है, इसको हम पुनः रीयूज कर सकें। मतलब जो हमारे पास पानी फालतू के जो बर्बाद हो जाते हैं, ये सारे पानी का हम मिस यूज ना होने दें, बल्कि इसका फिर हम पुनः यूज में लाएं। इसके पीछे सबसे बड़ा सरकार की कह सकते हैं मोनोपोली है या एजेंडा है। उसके अलावा देखिएगा कि जल जीवन जो मिशन है, यह एक ऐसी सेट है और ऐसी चीजों पर इसको आधारित बनाया गया है जो कि हम कर सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा हम वाटर कंजर्वेशन जो है, ठीक है, इसका एफर्ट्स हम कर सकते, जिससे कि पॉइंट रिचार्ज की बात करें, डिस्टिल्टिंग ऑफ द माइनर जो इरिगेशन टैंक्स है उसकी चर्चा करिए, यूज ऑफ के वाटर एग्रीकल्चर, यानी ज्यादा से ज्यादा हम पानी का जो हम मिस यूज करते हैं, ठीक है, तो मिस यूज करने से बचाने के लिए मुख्य रूप से इसमें प्रावधान किए गए हैं। जल जीवन मिशन जो है ये हमारा कवरेज करती है, क्या करती है, तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कोलाबोरेशन कर सकते हैं के आधार पर यह स्कीम मुख्य रूप से लॉन्च की, जिससे कि एक जो हमारा सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट जो हमारे पूरे देश में मुख्य रूप से चलाई जा रही है, इसको कह सकते हैं इस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों की कोलाबोरेशन के आधार पर इसको चलाया जा रहा है। अब यदि इसके बात करें तो इसकी जो फंडिंग होती है और फंडिंग का जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह 90:10 का है। 90:10 कहाँ पर है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो 90:10 जो है खास तौर पर हमारा हिमालयन और जो नॉर्थर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके लिए है। यानी कह सकते हैं कि हिमालयन क्षेत्र जो है और खास तौर पे उत्तर पूर्व जो हमारा राज्य है उनके लिए, लेकिन दूसरे राज्य की बात करें उसके अलावे तो उसको 50:50 यानी 50% केंद्र और 50% हमारा राज्य सरकार देगी। उसके अलावा यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसके लिए भारत सरकार ने 100% फंडिंग करने के लिए इसमें बात कही है। तो ओवरऑल यदि देखें तो इससे बहुत सारे इससे भी प्रॉफिट होने वाले। अब वर्तमान में इस न्यूज में क्यों बना, कारण इस था कि जो हमारा 2019 का जो डेटा आया है और वो डेटा हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा आया, ध्यान दीजिएगा, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा जो ये हमारा डेटा आया है, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि भारत के लगभग 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ जो हमारा रूरल हाउस होल्ड है वहां तक मुख्य रूप से टैप कनेक्शंस को पहुंचा दिया गया है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण या कह सकते जो एमर्जिंग पोजीशन आया वो तेलंगाना का है और बिहार राज्य का, ये दोनों जो है एमर्जिंग और लीडिंग स्टेट्स के रूप में आए हैं। अब इस सर्वे के आधार पर यदि आप देख सकते हैं तो सर्वे में बताया गया है कि जो गोवा है, ठीक है, तो गोवा इसमें फर्स्ट स्टेट बन गया है। गोवा इसमें फर्स्ट स्टेट है जो अपने टैप कनेक्शंस को अपने पूरे हाउस होल्ड तक पहुंचाने में सक्षम हुआ है, ठीक है, जिससे कि देख सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइड टैप कनेक्शन इन ओ रूरल हाउस होल्ड, पूरा का पूरा जितने पास इनके पास रूरल हाउस होल्ड है वहां तक के टैप कनेक्शन पहुंचाने में सफल हो गए हैं। इस आधार पर देख सकते थे डेटा जो है अवेलेबल होती है या भारत सरकार का, आप जाइएगा जल शक्ति मिनिस्ट्री का डैशबोर्ड पर भी इसको उपलब्ध कराई गई है, ठीक है, और इसमें तेलंगाना को जो है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में रखा गया। उसके बाद हमारा बिहार है जो अपने कहता है कि मैक्सिमम जो उसकी जो जनसंख्या है, और मैक्सिमम जनसंख्या कहने का तात्पर्य हुआ कि 69.56% जो उनकी जनसंख्या खासकर रूरल हाउस होल्ड में, उसको उन्होंने टैप कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है, और इससे हम कह सकते हैं कि लगभग प्रोवाइडिंग 38 लाख टैप कनेक्शन, और हम कह सकते हैं कि 69.56% इक्वल टू हम कह सकते हैं कि लगभग 38 लाख टैप कनेक्शंस उन्होंने प्रोवाइड रूरल हाउस होल्ड में किए हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम बिहार की बात करें तो देख सकते हैं कि बिहार जो हमारा इसमें सेकंड पोजीशन लेकर के आता है, ध्यान दीजिएगा, बिहार जो एक सेकंड पोजीशन लेके आता है, यह लगभग 54.38% हाउस होल्ड को अभी तक कवर कर चुका है। लेकिन आप देखिएगा तो इसके बाद गोवा देखिए 24.3% है, मिजोरम 23.19% है, हरियाणा 21.12% है, मणिपुर 20.78% है, हिमाचल प्रदेश देखिएगा तो 19.99% है, महाराष्ट्र को देख रहे हैं तो 15.4% है, उत्तराखंड को देखिएगा 14.97% है, और जम्मू कश्मीर को देखिएगा तो 14.94% है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो ओवरऑल से ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रोग्राम लाई, इससे बहुत सारे राज्यों को फायदा हो रही है। जिस तरह से हम कह सकते हैं जो पोर्टेबल वाटर की समस्या अभी बनी है, आने वाले समय में और इसका विकराल भी रूप हो सकता है, सीवियर क्रिटिकल बहुत कंडीशन होने वाले हैं। तो ओवरऑल देखें तो इससे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो खास तौर पर इसका विरोध भी कर रहे हैं या कह सकते हैं इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं बंगाल के यहाँ, वेस्ट बंगाल की बात करें
तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो सबसे बॉटम पोजीशन पे, यदि हम 3200 में देखें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में देखें, तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बीच में देखें तो ये सबसे निचले पोजीशन पर है, यानी 32वां पोजीशन पर इसकी स्थान आती है। किसका? तो वेस्ट बंगाल का। यह मात्र अपने रूरल हाउस होल्ड का 1.44% ही अपने रूरल हाउस होल्ड में कर सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का फायदा दिया है, या कह सकते हैं जब से ये हमारा मिशन स्टार्ट हुआ है जल जीवन मिशन, तभी से अभी तक मात्र इसके हाउस होल्ड में 1.44% ही इसकी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। वहीं आप यदि और दूसरे राज्य को देख लीजिए, तो जैसे हमारा कर्नाटका है, तो कर्नाटका भी 1.4% ही है। केरला देखिएगा तो 1.78% है। लद्दाख देखिएगा तो 2.25% है। असम देखिएगा 3.39% है। झारखंड देखिएगा तो 3.36% है। और राजस्थान को देखेंगे तो 3.69। ये सब ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन की जो फैसिलिटी है, या जो इसकी इनिशिएटिव्स है, जो या इसकी जो मोटिव है, इस मोटिव को कह सकते हैं प्राप्त करने में ये कहीं कहीं असमर्थ रहे हैं, या कह सकते हैं असफल रहे हैं। अब प्रश्न बनता है कि ये जो हम कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी भारत सरकार को कि जल जीवन मिशन लाना पड़ा? इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या इसकी क्या महत्व अभी देखने को मिला, महत्व की क्या आवश्यकता हो गई, ये सारी चीजों को देखें तो सोचने वाली बात है कि भारत के पास जो है वर्ल्ड की यदि हम जनसंख्या देखें, तो वर्ल्ड की जनसंख्या का भारत के पास 16% जनसंख्या, पहली बात। और 16% वर्ल्ड की जनसंख्या का हम 16% अकेले हैं, और उसके अलावा सोचिए कि 16% जनसंख्या हमारे पास, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, यदि फ्रेश वाटर की बात करें, तो विश्व की जनसंख्या का हम 16%, और हमारा 16% भी पानी नहीं है, बल्कि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर मात्र 4% है। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं भारत के लिए एक चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके इससे बचाने के पीछे भी बहुत सारे रीजन, जैसे हमारे पास जिस तरह से डिप्लीशन हो रही है ग्राउंड वाटर लेवल का, फिर आप देख सकते हैं जिस तरह से जरूरी से ज्यादा हम पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटोरेटिंग वाटर, पानी को बर्बाद कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं क्वालिटी को, क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो है, ये सारे हमारे एक मेजर चैलेंजेस हैं, जिसके द्वारा सरकार को ऐसा फील हुआ कि वह खासतौर पर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर को लोगों तक उपलब्ध करा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यह जो है एक बहुत कह सकते हैं बहुत जरूरत कह सकते हैं अर्जेंट इसको रिक्वायरमेंट देखा गया खासतौर पे कि हम वाटर को कंजर्वेशन करें, ठीक है, अपने देश में, ठीक है। इसके पीछे रीजंस था कि जो हमारे पास ग्राउंड वाटर लेवल जो है वह दिन प्रतिदिन उस क्या होता है, वो घटते जा रहा है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल यदि समस्या कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हुआ, बहुत बड़ी चुनौती हो गई, जिसके कारण सरकार को इस पे कह सकते हैं कि इंटरवीन करना पड़ा, सरकार को इस पे भिन्न भिन्न प्रकार का स्टेप्स भी लेने पड़ रहे हैं। और केवल एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से नहीं हो सकता, जब तक कि हम देश की जनसंख्या, हम देश की जनता जब तक ये चीज़ों को सपोर्ट न करें, जब तक हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के आगे कदम नहीं बढ़ाएं, तब तक सरकार के द्वारा किए हुए भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को भी हम अपने आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को अवेयर होना होगा और अलर्ट होना होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कारण क्या है भैया, तो देयरफॉर द जल जीवन जो मिशन है, यह फोकस करती है जो हमारा इंटीग्रेटेड जो हमारा डिमांड होता है, और जो सप्लाई मैनेजमेंट ऑफ वाटर होती है, ठीक है, लोकल लेवल पर, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोच आप देख सकते हैं कि मैं आपको बीपीएससी और यूपीएससी दोनों को लेकर के, बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का एक एक मैं स्कीम बता दिया, जो आपके एग्जाम को लेकर के जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठीक है, जिस तरह की इस तरह की समस्याएं हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको बहुत इजी वे में आप लिखने की इसको कोशिश करेंगे। फिर हम मिलते हैं कोई एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।